जून 19 वेरिएंस 11। कल हम लोगों ने 12 किया था, आज हम वेरिएंस 11 कर रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें वैसी ही हैं जैसे हमने एमसीक्यू के पेपर में होती है। तो हम स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग अ मिनट स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक, an experiment is done to measure the rate of reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid. The gas form is collected in the gas range. ठीक है, which additional piece of apparatus are essential to measure how the rate of reaction changes with temperature and the amount of acid used. यार मुझे reaction changes with temperature and amount of acid used to measure how the rate of reaction. तो आप जानते हैं कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मैं थर्मामीटर यूज करूंगा। ठीक है, तो थर्मामीटर सी में है, थर्मामीटर डी में है, इसका मतलब कंपटीशन सी और डी के दरमियान है। और अमाउंट ऑफ एसिड को मेजर करने के लिए जाहिर सी बात है मैं मेजरिंग सिलेंडर यूज करूंगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास? डी। ठीक है, कंडेंसर तो कभी भी यूज नहीं करते ना। तो आप यहाँ लिख दीजिए कि थर्मोमीटर is used to measure the temperature। और दूसरा है मेजरिंग सिलेंडर is used to measure the volume of acid। ठीक है बेटा, उसके लिहाज से डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर एसिडिफिकेशन after acidification, when dilute nitric acid, a colorless solution of X reacts with aqueous silver nitrate to give a white precipitate। पहली तो बात ये कि white precipitates जो है वो क्लोराइड आयंस के होते हैं, यानी सिल्वर क्लोराइड का होता है white precipitate। ठीक है, ये कल भी बताया था, आज फिर आया है। और दूसरी बात ये बेटा, आपको ये भी बताया था कि कलरलेस सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि ये नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। इन दोनों पॉइंट्स की बेस के ऊपर मुझे ये देखना है कि क्लोराइड आइंस कहां पर हैं, बी में भी हैं, डी में भी हैं। इसका मतलब कंपटीशन बी और डी के दरमियान है। बी जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि ये कलरलेस सॉल्यूशन नहीं देगा, ये तो कलर्ड सॉल्यूशन देगा क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट है। एंड देयरफॉर राइट आंसर इज डी, क्योंकि उसने कलरलेस सॉल्यूशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वो कह रहा है अ पेपर क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई द मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, which apparatus is needed। अगर आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन के थ्रू अमीनो एसिड्स मिलते हैं, मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स मिलता है, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? तो भाई उनको आइडेंटिफाई इस्तेमाल करने के लिए मैं क्रोमेटोग्राफी यूज करूंगा। ठीक है ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी। और पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए apparatus क्या इस्तेमाल होगा? भाई क्रोमेटोग्राफी पेपर इस्तेमाल होगा, लोकेटिंग एजेंट इस्तेमाल होगा ताकि मैं अमीनो एसिड्स को लोकेट कर लूं, पेंसिल चाहिए, रूलर चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए। तो बी इज द राइट आंसर। दैट्स अ फैक्ट। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। ठीक है ना, आपको पता है। मैं बता देता हूँ, क्रोमेटोग्राफी जब भी होती है एक सॉल्वेंट के थ्रू होती है, जब भी तो आप डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट मेजर करते हो। तो यू नीड अ सॉल्वेंट इन क्रोमेटोग्राफी, पहली बात। दूसरी बात, आपको रिटेंशन फैक्टर मालूम करने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट और डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट मेजर करना होता है। एंड फॉर दैट यू नीड रूलर एंड पेंसिल। और अमीनो एसिड्स को लोकेट करने के लिए यू नीड लोकेटिंग एजेंट, और क्रोमेटोग्राफी पेपर तो हो गई होगा, उसके बगैर हो नहीं सकती। And therefore B is the right answer। ठीक है। Question number 4, which conditions will give the highest rate of diffusion of a gas? हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन उस गैस का होगा जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसका एमआर कम होगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं, ये कल भी बताया था मैंने। हाई टेम्परेचर
lower MR gives higher rate of diffusion. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी। ठीक है, सॉरी, या 4C। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, cobalt is a transition element. A particle of cobalt contains 24 electrons and has a nucleon number of 60. Which statement about this particle is correct? न्यूक्लियन नंबर 60 है, यानी मास नंबर 60 है। ठीक है, 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं कोबाल्ट के। देखें, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है आपके पास 27। इसका मतलब इसमें 27 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर वो कह रहा है कि भाई इसमें 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा बेटा? 3+ आ जाएगा चार्ज। सही है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटे? ए। ठीक है सर, वाई नॉट बी? बेटा, कोबाल्ट एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल्स होते हैं और मेटल्स के ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं होता, इसलिए बी आंसर रॉन्ग। सर वाई नॉट डी? बेटा इसका एटॉमिक नंबर 27 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन 27 होंगे, वो 24 प्रोटॉन्स कह रहा है, इसलिए डी भी गलत हो गया। सर वाई नॉट सी? बेटा उसने कहा है 24 न्यूट्रॉन्स। 24 न्यूट्रॉन्स थोड़ी है, न्यूट्रॉन्स तो बेटा 60 माइनस 27 करिए, तो 60 माइनस 27 कितना हो जाएगा बेटा? 33। तो 33 न्यूट्रॉन्स है। वो कह रहा है भाई 24 न्यूट्रॉन्स है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, इसलिए ए आंसर है। ठीक है बेटे। डायमंड एंड ग्रेफाइट are two different forms of the element carbon. They each have different uses. Which row is correct? They each have different uses. Which row is correct? Diamond is used to cut the glass. बिल्कुल सही बात है। Diamond is used as an electrode. Wrong. इसका मतलब A option wrong हो गया। Diamond is used to cut the glass. Graphite is used as an electrode. Graphite is used as a lubricant. तो B is the right answer. ये नोट्स में लिखा हुआ है, सब कुछ याद होना चाहिए। 7. Which diagram shows the outer arrangement of calcium fluoride? कैल्शियम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? सी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, गेन कर लिया, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये कल भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, कल भी मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी बहुत डिटेल। दोबारा बता देता हूँ, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2882 होगा। कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 288। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स ये आ गए। सही है। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 27। फ्लोराइड आयंस हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 28 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी भी बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 8। 8 का मतलब ये होगा कि 7 तो इसके अपने खुद के होंगे और एक इसने कैल्शियम का गेन किया होगा, एंड देयरफॉर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटे, ये मैंने कल भी बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अमोनिया मॉलिक्यूल? यार मैंने कल बताया था आपको कि 1 कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल्स टू 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद है? ठीक है, तो अगर अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, इसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड हैं, सो 3 शेयर्ड पेयर हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? ए।
Question number 9. Two statements about metals are given. Metal contains a lattice of negative ions in a sea of electron. ये गलत हो गया इसलिए क्योंकि metal contain a lattice of positive ion in a sea of electron. तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. दूसरा स्टेटमेंट देख लीजिए, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज रिलेटेड टू द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्ट्रक्चर. बिल्कुल सही बात है. फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. तो दूसरा स्टेटमेंट ठीक है. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. रॉन्ग. पहला गलत है, दूसरा ठीक है, तो दोनों तो ठीक नहीं है, गलत हो गया. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. रॉन्ग क्योंकि पहला गलत है, दूसरा ठीक है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. रॉन्ग क्योंकि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है. तो डी इज द राइट आंसर ऑब्वियसली, क्योंकि स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट. Question number 10. Powdered calcium carbonate reacts with dilute hydrochloric acid to produce calcium chloride, water, and carbon dioxide. What is the correct ionic equation including state symbols for this reaction? The right answer is C. मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता देता हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड में, वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में. तो कार्बोनेट सॉरी कैल्शियम आयंस जो हैं और क्लोराइड आयंस जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे. तो आपके पास कार्बोनेट आयंस रह जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन आयंस रह जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में. स्टेट सिंबल क्या होगा? एक्वस. स्टेट सिंबल क्या होगा? एक्वस. ये लिक्विड और ये गैस. तो सी इज द राइट आंसर. ठीक है बेटा. क्वेश्चन नंबर 11. इन अ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेरिमेंट 25 cm cube of 0.1 mole per dm cube sodium hydroxide react exactly with 20 cm cube of sulfuric acid. ये इक्वेशन दिए. व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड? चलो भैया करो काम अब. तो भाई सबसे पहला स्टेप क्या है? मोल्स ऑफ NaOH निकाल लेता हूं मैं. 1000 cm क्यूब में मेरे पास कितने मोल्स हैं भाई? 0.1 मोल. 25 cm क्यूब में मेरे पास कितने मोल्स हैं? बेटा 2.5 टाइम्स 10 टू द पावर -3 मोल्स. ये NaOH के मोल्स आ गए. इक्वेशन में NaOH और H2SO4 2:1 के रेशियो में है. ठीक है. तो अगर आपने 2.5 टाइम्स 10 टू द पावर -3 मोल्स लिया है तो बताइए मोल्स ऑफ H2SO4 कितने हो जाएंगे बेटा? डिवाइड बाय 2 कर दीजिए. ये हो जाएगा 1.25 टाइम्स 10 टू द पावर -3 मोल्स. सही है. अब ये जो मोल्स हैं आपके पास ये एक्चुअली 20 cm क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में थे. कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1000 cm क्यूब से कंपेयर कर लूंगा. तो ये हो जाएगा बेटा 1.25 एक्सपोनेंट -3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 20 0.0625 मोल पर डीएम क्यूब. दैट्स माय आंसर. तो ए इज द राइट आंसर. अब एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर मुझे थोड़ा शॉर्ट मेथड मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है बेटा, लेकिन अगर मैं शॉर्ट मेथड दूंगा तो आप उसको हैंडल कर लेंगे? जी सर मैं हैंडल कर लूंगा. चलिए फिर हैंडल करते हैं. C1 V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू C2 V2 अपॉन N2. शॉर्टकट देख लो. C1 ये NaOH के लिए है C1 V1 और ये C2 V2 H2SO4 के लिए ले रहा हूं मैं. वैल्यूज प्लग इन करो. NaOH की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1. वॉल्यूम कितना है? 25. मोल्स कितने हैं?
अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 2। C2 आपने कैलकुलेट करना है, V2 आपके पास 20 है और N2 कितना है आपके पास 1। तो अब जरा C2 आप कैलकुलेट करें कितना आ रहा है आपके पास, तो एग्जैक्टली 0.0625 मोल पर डीएम क्यूब आ जाएगा। दैट्स अ शॉर्टकट टेक्निक। आपको दोनों बताएं मैंने, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। ये मैंने क्लास में करवाया है पूरा काम, जो रेड पेन से हुआ हुआ है, जो क्लास का लेक्चर था उसको इनकॉर्पोरेट किया, और ये मैंने शॉर्टकट दिया आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के लिए। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, आप शॉर्टकट लगा दीजिए एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के लिए। थ्योरी में तो जाहिर सी बात है स्टेप्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो कोई इशू नहीं है, शॉर्टकट लग जाए। एमसीक्यू में तो रिक्वायरमेंट नहीं होती बेटा वर्किंग की, तो आप ये लगा सकते हो, ठीक है। आयंस हमेशा एक्वस मीडियम में होगा बेटे। कैल्शियम कार्बोनेट वैसे तो सॉलिड होता है, लेकिन जब आयनिक इक्वेशन होगी तो उसमें सॉलिड नहीं होगा, वो तो आयन होगा, और आयन का मीडियम हमेशा एक्वस होता है बच्चे, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द रिएक्शन फॉर द कन्वर्जन ऑफ ब्रोमो इथेन टू इथेनॉल इज शोन। ब्रोमो इथेन से इथेनॉल आ गया। इन एन एक्सपेरिमेंट 10.90 gram of bromoethane is converted into 3.45 gram of ethanol. What is the percentage yield of ethanol? बेटा पहली तो बात ये कि ये आपकी प्रैक्टिकल यील्ड है, ठीक है, और आपने इसके थ्रू थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो डिटरमिन करनी है, राइट। तो चलें डिटरमिन करते हैं। C2H5Br और इथेनॉल दोनों के दरमियान बेटा हम कंपैरिजन करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड के लिए। ब्रोमीन का मास कितना होता है, पीरियोडिक टेबल में जाएंगे। ब्रोमीन होता है बेटा 80, ये हो जाएगा 80 प्लस 29, एक मिनट दीजिएगा जरा, 80 प्लस 29 ये हो जाएगा बेटा 109, और ये हो जाएगा बेटा 46। तो अगर आपके पास 10.90 ग्राम है तो बताइए ये कितना हो जाएगा। तो 46 इंटू 10.9 डिवाइडेड बाय 109, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 4.6 ग्राम। तो परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए आप 3.45 को डिवाइड कर दीजिए 4.6 से, इंटू 100 कर दीजिए, तो आपके पास आंसर क्या आएगा। 3.45 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 75%। ये बेटा आपके पास आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे चलते हैं। 1 मोल ऑफ शुगर इज बर्न, which volume of oxygen measured at room temperature and pressure is required for the complete combustion of this sugar। तो शुगर है आपके पास C6H12O6, इसको बर्न कर रहा हूं मैं 6CO2 प्लस 6H2O। अगर 6 टाइम्स टू 12, 12 प्लस 6 कितने होते हैं 18, 18 में से 6 ऑलरेडी हैं, तो बेटा यहाँ पर कितने आने चाहिए, 18 माइनस 6, एक मिनट, 12, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें 1 मोल में कितना होता है,
24 DMQ, तो 6 मोल में कितना होगा? 144 DMQ. तो 144 DMQ is the right answer. सही है बेटे? फातिमा, बिकॉज ये पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट है, तो जब ये पाउडर्ड होगा तो ऑब्वियसली आयोनाइज नहीं होगा, ठीक है, नो आयोनाइजेशन। थैंक यू फातिमा फॉर करेक्टिंग मी बेटा। ऑलराइट, और ये बेटा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये आयोनाइज हो जाएगा, आयोनाइजेशन अकर, ठीक। ये कैल्शियम क्लोराइड है बेटा। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ है क्या सिनेरियो। ये है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयोनाइज होगा इनटू 2H प्लस प्लस 2 क्लोराइड आइंस, एरो। कैल्शियम क्लोराइड है तो ये भी आयोनाइज होगा कैल्शियम आयन एंड क्लोराइड आइंस में। वाटर जो है वो आयोनाइज नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आयोनाइज नहीं होता, एज इट इज रहेगा। नाउ स्पेक्टेटर आयन कैंसिल आउट विद ईच अदर, तो क्लोराइड आयन कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल इक्वेशन आपकी बेटा ये होगी, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस 2 हाइड्रोजन आयन एक्वस, एरो कैल्शियम आयन एक्वस प्लस वाटर लिक्विड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये इक्वेशन देखें कहाँ लिखी हुई है, डी में लिखी है, तो डी इज द राइट आंसर। थैंक यू फातिमा, ठीक है, थैंक यू फातिमा। क्वेश्चन नंबर Question 14. Which statement about the purification of copper by electrolysis is correct? A pure copper anode is used. ये सही हो सकता है, प्योर कॉपर एनोड जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। तो अभी देखते हैं क्या है सिलसिला। ये गलत हो गया ऑप्शन ए, क्योंकि एनोड पर हमेशा इम्प्योर कॉपर होता है। एट एनोड हमेशा क्या होता है बेटा? इम्प्योर कॉपर। और एट कैथोड हमेशा क्या होता है? प्योर कॉपर। सो राइट आंसर इज बी। अच्छा, मैं जो पढ़ाया मैंने वो बता देता हूँ। कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, रिमेन सेम। ये तीन चीजें ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। अब प्योर कॉपर एनोड इज यूज, रॉन्ग, क्योंकि इम्प्योर कॉपर होता है। द कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फेड्स, नहीं, कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फेड नहीं होता। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन वाटर, रॉन्ग, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट हो ही नहीं सकता। सर इलेक्ट्रोलाइट भी बता दें। ओ भाई, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट होता है, नोट्स में चेक कीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट लिया हुआ होगा, ठीक है। Which negative ions are present in aqueous copper sulfate? Copper ions and sulfate ions and hydroxide ions. So C is the right answer. कॉपर सल्फेट में कॉपर आइंस होगा, सल्फेट आइंस होगा, है ना। और मीडियम एक्वस है तो इसका मतलब H प्लस भी होगा और OH नेगेटिव आइंस भी होगा, और ये दोनों के दोनों H प्लस OH माइनस वाटर से मिलेंगे आपको। तो नेगेटिव आइन ये है, नेगेटिव आइन ये है, इसलिए C is the right answer. 16. The diagram shows the energy profile for a reaction. ठीक है, तो पहली तो बात ये हो गई कि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है। दैट इंडिकेट्स reaction is
एंडोथर्मिक। ठीक है। दूसरी बात बेटा, यहां से यहां तक फ्रॉम P टू Q, यहां से यहां तक, ये आपकी बेटा एक्टिवेशन एनर्जी है। एंडोथर्मिक रिएक्शन की यही एक्टिवेशन एनर्जी होती है। सही है। एक चीज और, यहां से यहां तक ये आपकी डेल्टा एच है बेटा, जो कि पॉजिटिव होगी। सही है। ये मैंने एनालिसिस की है, अब मैं ऑप्शन पढ़ने शुरू कर रहा हूँ। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। एंड द एक्टिवेशन एनर्जी इज P माइनस क्यू। वो नहीं भाई, P माइनस क्यू एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी होती है। ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सही। बी देखिए, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। एंड द एक्टिवेशन एनर्जी इज P माइनस आर, बिल्कुल सही बात है। यहां से यहां तक एक्टिवेशन एनर्जी है, तो P माइनस आर करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी आएगी। तो ये बिल्कुल सही बात है, एंड बी इज द राइट आंसर। सी भी पढ़ लेते हैं। इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रॉन्ग हो गया। इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रॉन्ग हो गया। सही है, एक्सोथर्मिक नहीं है, तो सी और डी गलत। कंपटीशन ए और बी में है। अब एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो यहां से यहां तक होती है एंडोथर्मिक की, तो बेसिकली P माइनस आर होगा एक्टिवेशन एनर्जी, P माइनस क्यू नहीं हो सकता। ठीक है। 17 कल करवाया था मैंने आपको, ये पूरा क्वेश्चन करवाया कल, मैं आज फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं। द टेबल शोज द एनर्जी रिलीज बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ सम कंपाउंड्स। ये किलोजूल पर मोल में है गाइस। याद रखिएगा कि 1 मोल इक्वल्स टू MR ऑफ कंपाउंड होता है। ठीक है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 78 ग्राम से इतनी एनर्जी मिल रही है, 100 ग्राम से इतनी एनर्जी मिल रही है, 114 से इतनी एनर्जी मिल रही है, 44 से इतनी एनर्जी मिल रही है। सो बेसिकली ये ट्रायल एंड एरर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको तमाम ऑप्शंस को 1 बाय 1 सॉल्व करके एनर्जी की वैल्यू डिटरमिन करनी होगी, और फिर ये डिसाइड करना होगा कि विच कंपाउंड रिलीजेस द लीस्ट एनर्जी व्हेन 1 ग्राम इज कंप्लीटली बर्न। ठीक है। तो चलें ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं। 78 ग्राम से आप कितनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं? -3270। तो अगर 1 ग्राम एग्जामिनर कह रहा है ले लो, तो भाई एनर्जी कितनी होगी? तो 3270 डिवाइडेड बाय 78, ये हो जाएगा 41.9। ये माइनस में होगा आंसर। बी देखो, 100 से एनर्जी कितनी मिल रही है? -4800। तो अगर 1 ग्राम है तो भाई एनर्जी कितनी होगी? तो 4800 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा बेटा 48। सही है। सी देखो, 114 में एनर्जी कितनी आ रही है भाई? -5510। तो अगर 1 ग्राम ले रहे हो आप, तो एनर्जी कितनी आ रही है? 5510 डिवाइडेड बाय 114, तो ये हो जाएगा बेटा 48.3। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोपेन। प्रोपेन में 44 है, तो 44 में -222 तो अगर 1 ग्राम लिया आपने प्रोपेन, तो एनर्जी कितनी होगी? 222 डिवाइडेड बाय 44, 50.5, 50.45। ठीक है। तो सबसे कम एनर्जी कहां पर आ रही है भाई? ए में आ रही है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है। ये हमने कल भी किया था क्वेश्चन। 18, अलर्ट रहना। 3 experiments are carried out in which the same mass of magnesium is reacted with the same volume of sulfuric acid at room temperature। भैया सेम मास ऑफ मैग्नीशियम है और सेम वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर, ये याद रखिएगा। ठीक है। द मैग्नीशियम इज इन एक्सेस। ठीक है। ये भी बात अहम है कि मैग्नीशियम जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर है। एक्सपेरिमेंट 1, लार्ज पीस ऑफ मैग्नीशियम इज यूज्ड।
तो इसका मतलब इसका सरफेस एरिया कम होगा। फिर है आपके पास स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम आर यूज्ड, तो इसका मतलब इसका लार्ज सरफेस एरिया होगा। ठीक है। फिर है लार्ज पीस ऑफ मैग्नीशियम आर यूज्ड, both the concentration of acid is increased। भैया जब कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इंक्रीज करोगे तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, है ना। जिसका सरफेस एरिया लार्ज होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होता है, राइट। जिसका लेस सरफेस एरिया होता है उसका लेस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। Graphs of the results are shown। Volume of gas produced in CM2, which row is correct? Okay, which row is correct? देखें, एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 में सरफेस एरिया का फर्क है, बाकी कंसंट्रेशन सेम है और वॉल्यूम भी सेम है। इसका मतलब ऑलमोस्ट सेम वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस होगा इन दोनों में से, है ना। ऑलमोस्ट सेम वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड। ऑलमोस्ट कह रहा हूं, एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूं, सही है। तो पहली तो बात ये कि भाई इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में सरफेस एरिया का फर्क है, इसका मतलब ग्रेडियंट का फर्क होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का फर्क होगा। अब जरा देखिएगा, सब बता देता हूं फिर उसके बाद देखेंगे। इसका हायर रेट है क्योंकि स्टीपर है, ठीक। ये लेस स्टीपर है, लेस रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट 1 जो है वो आपका एक्सपेरिमेंट 1 जो है वो आपका वाई हो गया। एक्सपेरिमेंट 1 आपका वाई है, तो वो एक्सपेरिमेंट 1 वाई जो है वो सी और डी में है, तो इसका मतलब कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ सी और डी के अंदर होगा। तो एक्सपेरिमेंट 1 आपका वाई हो गया, एक्सपेरिमेंट 2 आपका एक्स हो गया क्योंकि उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है स्टीपर कर्व होने की वजह से। तो एक्सपेरिमेंट 2 आपका एक्स, एक्सपेरिमेंट 1 आपका वाई, विद देयरफॉर डी इज द राइट आंसर। सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आई बिलीव आपको क्लिक हुई हो बात। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, वर्किंग बहुत है इसमें। ओके, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 19, the equation shows four reversible reactions. For which reaction would the equilibrium move to the right for both an increase in pressure and an increase in temperature? यार, increase in pressure और increase in temperature, और वो कह रहा है कि भाई इक्विलिब्रियम मूव टुवर्ड्स राइट। इक्विलिब्रियम राइट पर उसी वक्त मूव होगा जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, राइट पर चला जाएगा, यही पढ़ा है मैंने। और इंक्रीज इन प्रेशर उस वक्त होगा जब लेस मोल्स होंगे प्रोडक्ट साइड पे, ऑन प्रोडक्ट साइड।
ये दो चीजें याद रखिएगा, यही पढ़ाई है मैंने। तो अब जाहिर सी बात है, यहाँ तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ सेम है, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गई। सही है, क्योंकि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, और ये एग्जाम्पल मैंने शेयर की भी आपके साथ। अब अब जरा देखिएगा, यहाँ पर टोटल मोल्स कितने हो गए 10, यहाँ पर टोटल मोल्स कितने हो गए 9। तो और प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड चला जाएगा, और रिएक्शन एंडोथर्मिक भी है, इसलिए ब्रावो इज द राइट आंसर। ठीक, सी देख लो, यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर 2 मोल है, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो भाई बैकवर्ड चला जाएगा, इसलिए गलत। रिएक्शन एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बैकवर्ड जाएगा, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही है। 20, गैस एक्स टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट 7 फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। इसका मतलब गैस एक्स जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, अमोनिया गैस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन गैस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पोटेशियम मैग्नेट 7 से रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्शन करता है, ये याद रखना। ठीक है। गैस वाई टर्न्स एक्वस पोटेशियम हाइड्राइड फ्रॉम कलरलेस टू ब्राउन। इसका मतलब गैस वाई जो है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन कर रहा है। तो गैस वाई जो है वो रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो गैस वाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ए में है और सी में है, तो या तो आंसर ए है या फिर सी है। लेकिन गैस एक्स क्या होनी चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर लिखा है, एंड देयरफॉर सी इज द राइट आंसर, एंड देयरफॉर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, दैट्स एन इजी क्वेश्चन। 21, why is ethanoic acid described as a weak acid? बेटा मैंने कल भी बताया था, आज फिर रिपीट कर देता हूँ, weak acid partly ionizes in aqueous medium. अब partly ionizes in water में लिखा है, तो C is the right answer. ठीक है। 22, what is the best method to prepare pure sample of copper 2 sulfate? ये मैंने क्लास में करवाया आपको। प्योर सैंपल ऑफ कॉपर 2 सल्फेट हासिल करने के लिए मैंने क्लास में बताया आपको, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और तरीके हैं तो मैंने क्लास में बताया वो है कॉपर ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन। ये दोनों मिलकर कॉपर सल्फेट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो आप चेक करेंगे कहां पर लिखा है कॉपर ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, डी में लिखा है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि वो बेस्ट मेथड कह रहा है, तो बेस्ट मेथड यही होगा। What is the percentage by mass of nitrogen in ammonium nitrate? बेटा ये भी कैलकुलेट करवाया हुआ मैंने क्लास में, आपको आपके रजिस्टर में हुआ है। तो मास परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। बेटा नाइट्रोजन का मास कितना है, 14 इंटू 2 कर लूंगा मैं, क्योंकि 2 नाइट्रोजन एटम है। सही है ना, इसलिए इंटू 2 कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय एमआर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट विच इज 80 इंटू 100। सो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 35%, आई थिंक सो, 28 डिवाइडेड बाय 80 जी, 35%। तो डी इज द राइट आंसर। ये तो क्लास में भी करवाया हुआ है, आपके रजिस्टर में सॉल्व हुआ हुआ है। A student makes 3 suggestions about the Haber's process and the contact process. Alert रहना, only one process uses a raw material obtained by fractional distillation of air, जो कि बिल्कुल सही बात है। That's right. Haber's प्रोसेस में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर के थ्रू नाइट्रोजन हासिल की जाती है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, और वो उसका रॉ मटेरियल भी होता है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया। Only one process involves the use of catalyst. कैटलिस्ट तो दोनों में इस्तेमाल होता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, कैटलिस्ट तो दोनों में इस्तेमाल होता है, तो वन प्रोसेस नहीं है, दोनों में इस्तेमाल होता है, तो ये गलत हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ ईच
catalyzed reaction has a formula type of XY3। बिल्कुल सही बात है, जब कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है तो SO3 बनता है और अमोनियम NH3 बनता है ना। तो जनरली इन दोनों को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, XY3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो थर्ड सही है, फर्स्ट भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, इसलिए बी इज द राइट आंसर, सेकंड गलत है। ठीक है, which uses for sulfuric acid are correct। भाई सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज अ ब्लीच, नहीं भाई, वुड पेपर के लिए जो वुड पल्प तैयार किया जाता है उसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल होती है। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। एज अ फूड प्रिजर्वेटिव इन टिन फूड्स सल्फर डाइऑक्साइड यूज होती है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं होता, इसलिए ये भी रॉन्ग। एज अ रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, दैट्स राइट, सल्फ्यूरिक एसिड एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है, नो, तो ये भी गलत। तो सिर्फ थर्ड सही है, क्योंकि थर्ड सही है इसलिए डी इज द राइट आंसर। आप यहां बता दीजिए कि ये दोनों के दोनों सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड इन बोथ द प्रोसेस। ठीक है, सल्फ फर्टिलाइजर नहीं होता, यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर। नॉट एज अ फर्टिलाइजर। फर्क है दोनों बातों में, फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होना और फर्टिलाइजर को बनाने के लिए इस्तेमाल होना, दो मुख्तलिफ बात है। ठीक है, 26 element X forms a covalent compound H2X, an ionic compound Na2X, oxide XO2 and XO3। यार ये जो ऑक्साइड है XO2 और XO3, ये बेसिकली कौन सा ऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। तो इसका मतलब जो X है वो आपके पास क्या है, सल्फर होगा। ये मेरी जजमेंट हो गई। belongs to group 6। तो राइट आंसर क्या होगा, डी। which property is common to calcium, potassium and sodium। अब मैंने कल इसकी बहुत डिटेल एनालिसिस करवाई थी। their atoms all have more neutrons than protons। नहीं भाई ऐसा नहीं है, सही ऐसा नहीं है। मैंने कल इसकी एनालिसिस करवाई थी, मुझे फिर आज करनी पड़ेगी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मास 40, इसमें 20 प्रोटॉन्स, 20 इलेक्ट्रॉन्स, 20 न्यूट्रॉन्स। तो देखें ये दोनों तो सेम हो गए, तो कैल्शियम में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है, जबकि वो कह रहा है कि मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स है, तो इसलिए ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। उसके बाद देयर आयंस ऑल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, बिल्कुल सही बात है, सोडियम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलो मैं बता देता हूँ क्यों कह रहा हूँ। ये सोडियम आयन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8। ये पोटेशियम आयन है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8। फिर आपके पास कैल्शियम आयन है, 18 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8। तो अब जरा नोट करें सबके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 हैं, तो इसलिए बी इज द राइट आंसर। सर वाई नॉट सी, बेटा सोडियम जो है ना वो फ्लोट करता है ओवर वाटर, सिंक नहीं होता, इसलिए गलत हो गया। सारे के सारे मेटल्स हैं, मेटल्स डिपॉजिटेड ऑलवेज एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ही सेड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसलिए ये भी गलत हो गया। सही है। 28 अलर्ट रहना। Palladium is an element, atomic number 46। Some of its properties and the properties of its compounds can be predicted from its position in the periodic table. Which row is correct? Palladium, इसका सिंबल होगा PD।
चलें चलते हैं, प्लेडियम देखते हैं ट्रांजिशन कहां पर है। ट्रांजिशन एलिमेंट होगा पीडी, ये रहा। तो प्लेडियम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि 3, ये देख रहे हैं आप, ये थर्ड ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, और मैंने लिखवाया आपको कि सेकंड और थर्ड के दरमियान हमेशा क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसका मतलब ये जो प्लेडियम है ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक हो गया, प्लेडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये कंफर्म हो गया मुझे। अब इस कंफर्मेशन के बाद मैं आगे चलता हूं। तो पहला मेरा पॉइंट हो गया कि प्लेडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, सब बताइए मैंने, तो वन बाय वन शेयर करते हैं। इट्स डेंसिटी इज सिमिलर टू द डेंसिटी ऑफ सोडियम, गलत। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेंसिटी ज्यादा होती है सोडियम से, तो ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद इट्स डेंसिटी सिमिलर टू द डेंसिटी ऑफ सोडियम, गलत, भी गलत, क्योंकि डेंसिटी ट्रांजिशन एलिमेंट की ज्यादा होती है। इट इज प्रेजेंट इन कंपाउंड्स इन मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स राइट, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। some of them can act as a catalyst, that's also right, क्योंकि transition element as a catalyst behave करते हैं। तो C is the right answer for me, C is the right answer। D भी देख लेते हैं। it is present in compounds in more than one oxidation state, ये ठीक है बिल्कुल। they are white in the solid state, भाई ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, व्हाइट नहीं होगा, गलत हो गया। सही है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए सारी। यानी एक प्रॉपर्टी क्या है, हाई डेंसिटी, मैं नोट्स माइनर नोट्स बना देता हूं। दूसरी है कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। तीसरी है एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, ये सब नोट्स में लिखा हुआ है बेटा। और चौथी है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सही है। 29, 3 different elements react by losing electrons, the ions formed all have the electronic configuration 2A। ठीक है, अब इधर देखो, 3 different elements हैं, all have the electronic configuration this। और मैंने बताया है कि टोटल शेल्स कितने हैं यहां पर, 2। तो मैंने पढ़ाते हुए कहा था कि जो टोटल नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट के। तो पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, पीरियड नंबर इज 2। इसका मतलब ये जो 3 एलिमेंट्स है ना, ये सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, एंड देयरफॉर बी इज द राइट आंसर। सही है भाई, ये शॉर्टकट टेक्निक लगाई मैंने कि टोटल शेल्स मुझे पता चल रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन से 2 है, तो इसका मतलब पीरियड भी क्या होगा, 2। इसका मतलब सेम पीरियड के तीनों एलिमेंट्स हैं। 30, a power cable requires an element that conducts electricity, has a relatively low density, is resistant to aerial oxidation, which of these conditions does aluminum satisfy? यार ये तो बहुत आसान है, तीनों के तीनों, ये इज द राइट आंसर। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसकी डेंसिटी कम होती है, और एरियल ऑक्सीडेशन आसानी से ऑक्सीडाइज भी नहीं होता। सर मिसाल दें, अबे भाई आपके मुल्क के अंदर, आपके कराची के अंदर जितने ओवरहेड केबल्स इस वक्त हैं, सारे के सारे एल्यूमिनियम वायर के, सारे के सारे, ऑल ऑफ इट। आप किसी भी के इलेक्ट्रिक के बंदे को पूछिए कि भाई ये जो ओवरहेड केबल्स डाल रहे हो ये एल्यूमिनियम का है या कॉपर का, वो छूटने के साथ ही जवाब देगा कि एल्यूमिनियम का है। तो ओवरहेड केबल्स वो एल्यूमिनियम के क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज ऑफ दीज 3 प्रॉपर्टीज। ठीक है, आगे चलें। 31, सम एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स आर लिस्टेड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। ऑलराइट,
वो कह रहे हैं विच सब्सटेंसेस कुड बी रिमूव्ड बाय रिएक्टिंग विद कैल्शियम कार्बोनेट। यार देखें इसमें से ये एसिडिक ऑक्साइड है और ये भी एसिडिक ऑक्साइड है, और जो एसिडिक ऑक्साइड होता है दे कैन रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी। देखो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड और एसिडिक ऑक्साइड, तो बी इज द राइट आंसर। 32. River water contain many impurities. Which process alone can produce pure water from river water? तो भाई सीधी सी बात है, डिस्टिलेशन करेंगे तो इम्प्योर से प्योर वाटर मिल जाएगा आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अलोन कह रहा है, प्रोसेस अलोन प्योर वाटर फ्रॉम रिवर वाटर, तो रिवर वाटर को लें उसकी डिस्टिलेशन कराएंगे तो प्योर वाटर मिल जाएगा बेटा आपको। सही है। 33, अलर्ट रहना। कंपाउंड Q इज अ हाइड्रोकार्बन दैट हैज नो आइसोमर्स। ठीक है, तो अगर ये आइसोमर्स नहीं है तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन मस्ट कंटेन 3 कार्बन एटम, क्योंकि 3 कार्बन एटम का कोई आइसोमेरिज्म मैंने नहीं पढ़ाया आपको, मेरे नोट्स में है ये बात, हैज 3 कार्बन एटम। ये मेरी जजमेंट है, अभी जो मैंने पढ़ाया आपको नोट्स में लिखवाया उसके लिहाज से लिख रहा हूं। आगे चलें। कंपाउंड Q डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन इन द डार्क। दैट ऑल्सो इंडिकेट के डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम नहीं है। नो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन। सो अगर बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड नहीं है तो इसका मतलब ये एल्केन हो गया। तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन इज एन एल्केन, है ना बेटा। कंपाउंड Q इज एन एल्केन, और कितने कार्बन एटम का एल्केन, 3 कार्बन एटम का एल्केन। तो 3 कार्बन एटम का एल्केन कहां पर है, बी में, तो बी इज द राइट आंसर। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था बेटा, ये जो लिखा है ना उसने हैज नो आइसोमर, इससे जजमेंट होगी। एक्चुअल पॉइंट ये भेजे में होनी चाहिए बात कि कोई आइसोमेरिज्म नहीं है, इसका मतलब 3 कार्बन एटम है, क्योंकि 3 कार्बन एटम का कोई आइसोमेरिज्म हाइड्रोकार्बन में मैंने नहीं बताया, ना एल्केन में बताया ना एल्कीन में बताया। आपको चेक कर लीजिएगा आज नोट्स जाके। 34, और लिखा हुआ भी मिलेगा नोट्स के अंदर कि प्रोपेन में या ब्यूटेन में या मीथेन में कोई आइसोमेरिज्म नहीं होता। 34, which organic compound requires the least number of moles of oxygen for the complete combustion of 1 mole of compound? अब यार ये ट्रायल एंड एरर है भाई, ये सब करने पड़ेंगे हमें वन बाय वन, क्या करें। लेकिन ये मैंने कल क्वेश्चन करवाया था, इसका आंसर ए होगा। मैंने इसकी कल वर्किंग की थी आप लोगों के लिए, मैं अभी कर देता हूँ, 1 मिनट रुके, रफ पेज पे कर देता हूँ। ये है बेटा आपके पास C3H7OH प्लस O2 3CO2 प्लस 4H2O। ठीक है, मैं देख लूं बेटा जरा वर्किंग शक्ति। प्रोपोनिक एसिड है, प्रोपेन है, ब्यूटीन है, प्रोपोनिक ब्यूटानोइक एसिड, प्रोपीन, ब्यूटीन, देखना पड़ेगा वन बाय वन। ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं, ठीक है, ब्यूटीन C4H8 प्लस O2
एरो 4CO2 प्लस 4H2O, और एक और रह गया बेटा, वो क्या था, C3H8, C3H8 प्लस O2 एरो 3CO2 प्लस 4H2। अब भाई बैलेंस करनी है ऑक्सीजन, 3 2 6, 6 प्लस 4 10, तो ये हो जाएगा 4.5, 4 2 8, 4 8 8 4 12, तो ये हो जाएगा 6, तो ये 4 2 8 और 4 12, ये भी हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 2 6 एंड 4 10, तो ये हो जाएगा 5। सबसे कम बेटा देखें इसमें आ रहे हैं मोल्स, तो यही आंसर है आपका। ठीक है, आगे चलें। When a molecule of a saturated hydrocarbon is cracked, it forms two molecule X and Y. Which row is correct? पहली तो बात ये कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और टू मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं X एंड Y। तो यार मैंने पॉसिबिलिटीज बताई थी आपको, पता नहीं आपको याद है या नहीं। मैंने कहा था एल्केन बन सकता है, मैं आपको बताता हूँ पॉसिबिलिटीज क्या लिखवाई है मैंने, चेक कर लीजिएगा, वही पॉसिबिलिटीज होंगी। मैंने कहा था एल्केन बन सकता है, हाइड्रोजन गैस, एल्कीन बन सकता है और हाइड्रोजन गैस, मैंने कहा था एल्केन और एल्कीन भी बन सकता है। ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं क्रैकिंग की। राइट, अब आप चेक करें, क्रैकिंग में वाटर नहीं बनता तो ये तो गलत हो जाएंगे दोनों के दोनों, सी और डी गलत हो गए, तो कंपटीशन जो है ना वो ए और बी के अंदर है। ठीक है, कंपटीशन किस में बेटा, ए और बी में। ए भी रॉन्ग होगा, तो सॉरी, ए तो ठीक होगा, ए ठीक है, ए ठीक है, एल्कीन और हाइड्रोजन बनते हैं। राइट, ये जो है ना आपके पास एल्केन और हाइड्रोजन, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें बैलेंसिंग नहीं होगी। ये भी मैं लिख देता हूँ बात, ये बहुत अहम बात है कि एल्केन एंड हाइड्रोजन कैन नॉट बैलेंस्ड, इसलिए ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, हेंस इट वोंट एग्जिस्ट। सही है, सो बेटा ये तो मैंने पढ़ाया आपको, तो बी इज द राइट, आई मीन ये एल्कीन और हाइड्रोजन वाला ऑप्शन सही है, तो ए इज द राइट आंसर। बहुत क्रिटिकल एनालिसिस करनी पड़ेगी आपको, इतना आसान नहीं होगा इन क्वेश्चंस को हैंडल करना। The structure and the names of three alcohols P, Q and R are shown. The structure may not be named correctly. ये मिथानॉल है, ये इथेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है, ये सारे स्ट्रक्चर लिखे हुए नोट्स में। Which structure are correctly named? भाई ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, C is the right answer। ठीक है, What is the empirical formula of ethanoic acid? यार ethanoic acid का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो पहले। ये है फॉर्मूला CH3COOH, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखूंगा मैं, तो ये हो जाएगा C2H4O2, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा CH2O। तो राइट आंसर क्या बनेगा बेटा, ए। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइल मिथानोएट? अबे यार ये कल भी बताया था मैंने, मिथानोएट जो है ना वो आया है आपके पास, एसिड का पार्ट है,
और मेथनोइट ये होगा, मेरे नोट्स में है। और ये जो है ना बेटा, ये अल्कोहल का पार्ट है। सही है। और प्रोपाइल है तो इसका मतलब 3 कार्बन एटम होंगे, 1 2 3। चेक करो ये कहाँ लिखा है। डी में लिखा है, डी इज द राइट आंसर। सही है भाई। और देखो मैंने कहा था कि एग्जामिनर जो है ना वो हमेशा इस पैटर्न पे लिख के देता है स्ट्रक्चर, फॉर्मूले। तो देखें वो इस पैटर्न पे दे रहा है, इस पैटर्न पे वो दे ही नहीं रहा। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। दिखा दूं ओपन करके? ये देख लो आप। ये प्रोफाइल हो गया आपका, ये ओ, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड ओ, और ये एच। तो इसमें और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है बेटा, एक ही चीज लिखी हुई है ना, सेम है ये दोनों। 39, which substance on combustion produces oxides of nitrogen? भाई जहां पर नाइट्रोजन होगा, जिसमें नाइट्रोजन होगा उसमें आ जाएगा। फैट के अंदर एस्टर लिंकेज होता है, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता, इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है। स्टार्च में सिंपल ऑक्सीजन एटम होता है, इसमें नाइट्रोजन नहीं है, ये भी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ही देगा। टेरिलीन में भी एस्टर लिंकेज होता है, इसमें भी कोई नाइट्रोजन नहीं होती, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसलिए प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन कंटेन पेप्टाइड लिंकेज, ये भी लिखा हुआ है नोट्स में आपके पास। तो पेप्टाइड लिंकेज किस तरह का बना हुआ होता है? इस तरह का होता है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन है। अगर नाइट्रोजन है तो इसका मतलब NO2 बनेगा। अगर NO2 बनेगा तो इसका मतलब यही आंसर होगा। 40, द मोनोमर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पॉलीस्टाइरीन इज शोन। ठीक है। और बेटा पॉलीस्टाइरीन जो है ना वो मैं A लेवल में पढ़ाता हूँ बच्चों को, A2 में पढ़ाता हूँ जाके पॉलीस्टाइरीन। वो आपसे O लेवल में कह रहा है पॉलीस्टाइरीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एग्जामिनर इतनी डेप्थ में जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एमसीक्यूज को हैंडल करने के लिए आपको थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स नहीं, उसी टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। ज्यादा अगर एग्जामिनर ने 4 एग्जाम्पल दिए तो आप 8 एग्जाम्पल कर लो, बस ये है। इसको कहते हैं डेप्थ। आउट ऑफ कोर्स थोड़ी होता है, तो डेप्थ होती है, एग्जाम्पल है बस। चलें आगे चलते हैं। Which type of polymerization is polystyrene form and what is possible partial structure of the polymer? My goodness. डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है ना, तो इसका मतलब एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि एडिशन पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस इन एल्कीन। सही है। एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है वो एल्कीन में, तो इसका मतलब इसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपटीशन जो है ना वो ए और बी के दरमियान है, राइट। अब मैं इस मोनोमर को पॉलीमर में कन्वर्ट करके देता हूँ, और मैंने तुम्हें टेक्निक क्या बताई थी कि यार डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जो ग्रुप्स लगे हुए ना उनको एज इट इज लिख दो। ये बॉक्स लगा दिया मैंने, ये बॉन्ड है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, इसी स्ट्रक्चर को दोबारा लिख दो, राइट। अब चेक करो कि ये 2 बातें कहां पर हैं। ये स्ट्रक्चर बी में है, बी इज द राइट आंसर। सही है भाई। सर जी, सर इसने एक नीचे लगाया, एक ऊपर लगाया, आपने दोनों के दोनों नीचे लगा दिए। बेटा दोनों नीचे लगा दें, दोनों ऊपर लगा दें, या एक नीचे एक ऊपर लगा दें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस एज लॉन्ग एज दिस बॉक्स इज अटैच टू द सेम कार्बन। आप ऊपर लगाएं नीचे लगाएं, सेम साइड पे लगाएं ऑपोजिट साइड पे लगाएं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है बेटा।